शहर के मशहूर बिजनेसमैन दीनानाथ जी की अचानक मौत के बाद उनकी इकलौती वारिस उनकी जवान बेटी अंजलि बची थी। अंजलि बचपन से बोल नहीं सकती थी, लेकिन वह बहुत प्रतिभाशाली चित्रकार थी। दीनानाथ जी की करोड़ों की संपत्ति और उनका आलीशान शांति विला अब अंजलि का था। अंजलि की देखभाल के लिए उसके सगे चाचा चाची और उनका बेटा विक्की साथ रहने आए। दुनिया की नज़र में वे अंजलि का सहारा थे, लेकिन असल में उनकी नज़र अंजलि की जायदाद पर थी। अंजलि बोल नहीं सकती थी और यही उसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी बन गई। रमेश और माया ने अंजलि को धीरे धीरे घर में कैद करना शुरू कर दिया। उन्होंने घर के पुराने वफादार नौकरों को निकाल दिया और नए गुंडे किस्म के नौकर रख लिए। एक रात विक्की और रमेश ने अंजलि को ज़बरदस्ती नशीली दवा पिलाकर उससे कुछ कोरे कागज़ों पर अंगूठे के निशान ले लिए। उन्हें लगा कि गूंगी अंजलि किसी को कुछ बता नहीं पाएगी। उन्होंने अंजलि को मानसिक रूप से प्रताड़ित करना शुरू किया, उसे बासी खाना देना, अंधेरे कमरे में बंद करना और उसके सामने ही बैठकर दीनानाथ जी की बुराई करना। अंजलि के जन्मदिन पर रमेश ने एक बड़ी पार्टी रखी। शहर के तमाम बड़े वकील और रसूखदार लोग आए। रमेश ने मंच पर आकर घोषणा की, भाइयों, अंजलि की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। वह अपनी मर्जी से यह सारी जायदाद और बिजनेस मेरे नाम कर रही हैं ताकि मैं इसे संभाल सकूं। रमेश ने वही कागज़ दिखाए जिन पर अंजलि के अंगूठे के निशान थे। मेहमानों के बीच कानाफूसी होने लगी। अंजलि कोने में खड़ी चुपचाप सब देख रही थी। विक्की ने अंजलि के पास जाकर फुसफुसाया, गूंगी कहीं की, अब तू सड़क पर भीख मांगेगी। तेरे बाप की दौलत अब हमारी है। तभी अंजलि मंच की ओर बढ़ी। उसके हाथ में एक बड़ा सा कैनवस था जो कपड़े से ढका हुआ था। रमेश ने उसे रोकने की कोशिश की। अंजलि बेटा, तुम आराम करो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन अंजलि ने उसे धक्का दिया और कैनवस से कपड़ा हटा दिया। वहाँ मौजूद 500 लोगों की सांसें अटक गई। उस कैनवस पर अंजलि ने एक पेंटिंग बनाई थी, एक ऐसी पेंटिंग जिसमें रमेश, माया और विक्की साफ तौर पर दीनानाथ जी की दवाई में जहर मिलाते हुए दिख रहे थे। पेंटिंग इतनी सजीव थी कि कमरे का कोना कोना और दवाई की शीशी का लेबल तक साफ दिख रहा था। तभी अंजलि ने अपने गले से एक पेन ड्राइव निकाली और उसे पास रखे बड़े एलईडी स्क्रीन से कनेक्ट कर दिया। स्क्रीन पर एक वीडियो चलने लगा। यह वीडियो अंजलि के बेडरूम में छिपे एक पिन होल कैमरे का था। वीडियो में रमेश और विक्की साफ तौर पर कह रहे थे, भाई साहब को तो हमने रास्ते से हटा दिया, अब इस गूंगी को पागल घोषित करके इसकी जायदाद हड़प लेंगे। कल पार्टी के बाद इसे सीढ़ियों से गिराकर मार देंगे। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। रमेश और माया के चेहरे सफ़ेद पड़ गए। पुलिस कमिश्नर, जो मेहमानों में शामिल थे, तुरंत स्टेज पर पहुँचे। तभी अंजलि ने अपनी जेब से एक लेटर निकाला और पुलिस कमिश्नर को दिया। कमिश्नर ने उसे ज़ोर से पढ़ा। मैं बोल नहीं सकती, लेकिन देख और सुन सब सकती हूँ। मेरे पिता को पता था कि उनके भाई की नीयत खराब है, इसलिए उन्होंने अपनी मौत से पहले एक कंडीशनल वसीयत बनाई थी। अगर मेरी मौत संदिग्ध होती है या मैं किसी दबाव में जायदाद ट्रांसफ़र करती हूँ तो यह सारी संपत्ति एक चैरिटी ट्रस्ट को चली जाएगी। और हाँ, पापा ने अपने कमरे में पहले ही रिकॉर्डिंग सिस्टम लगवा दिया था। अंजलि ने मुस्कुराते हुए रमेश और माया की तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू नहीं बल्कि जीत की चमक थी।
रमेश, माया और विक्की को उसी वक्त गिरफ्तार कर लिया गया। अंजलि ने न केवल अपने पिता के हत्यारों को सजा दिलाई बल्कि यह भी साबित कर दिया कि खामोशी का मतलब कमज़ोरी नहीं होता। पुलिस जब रमेश, माया और विक्की को घसीटते हुए ले जा रही थी तब अंजलि के चेहरे पर एक ऐसी शांति थी जो किसी बड़े तूफान के थमने के बाद आती है। लेकिन कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई थी। असली ट्विस्ट तो अब आने वाला था। जैसे ही पुलिस की गाड़ियां कोठी के गेट के बाहर निकली, अंजलि ने हॉल में मौजूद मेहमानों की तरफ देखा। तभी भीड़ को चीरते हुए एक शख्स सामने आया। वह शहर का सबसे बड़ा न्यूरोसर्जन डॉक्टर समीर था। डॉक्टर समीर ने अंजलि के पास जाकर एक फाइल खोली और उसे कमिश्नर को दिखाते हुए कहा, कमिश्नर साहब, अब वक्त आ गया है कि दुनिया को सच बताया जाए। हॉल में फुसफुसाहट शुरू हो गई। समीर ने बोलना जारी रखा। अंजलि बचपन से गूंगी नहीं थी। 7 साल पहले एक हादसे में इसने अपनी आवाज़ खोई थी, लेकिन पिछले 3 महीनों से अंजलि का इलाज चल रहा था। 3 हफ्ते पहले ही अंजलि की आवाज़ वापस आ गई थी। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। सब हैरान थे कि अगर अंजलि बोल सकती थी तो वह इतने दिनों तक चुप क्यों रही। अंजलि ने माइक हाथ में लिया। जब 7 साल बाद उसकी आवाज़ पहली बार गूंजी तो वह किसी मंदिर की घंटी की तरह साफ और बुलंद थी। अंजलि ने कहा, मैं बोल सकती थी, लेकिन अगर मैं बोल देती तो इन भेड़ियों के असली चेहरे कभी सामने नहीं आते। मैं चुप रहकर यह देखना चाहती थी कि लालच इंसान को किस हद तक गिरा सकता है। मैं देखना चाहती थी कि मेरे पिता के अपने भाई, जिन्हें उन्होंने अपनी जान से ज़्यादा माना, वो मेरी लाश पर चढ़कर दौलत तक पहुंचने के लिए कितने बेताब हैं। अभी अंजलि अपनी बात पूरी कर ही रही थी कि अचानक जेल की वैन से बचकर भागा हुआ विक्की पागलों की तरह हॉल में घुसा। उसके हाथ में एक छोटा सा रिमोट था। वह चिल्लाया, अगर यह जायदाद मेरी नहीं होगी तो किसी की नहीं होगी। अंजलि, तूने बहुत खेल खेल लिया। अब देख, मैंने इस कोठी के चारों कोनों में विस्फोटक लगा दिए हैं, एक बटन और सब राख। मेहमानों में भगदड़ मच गई। विक्की की आंखों में सनक थी। रमेश और माया भी पुलिस की गिरफ्त से छूटकर पीछे खड़े थे। उनके चेहरे पर एक हारने वाले जुआरी की हिंसक चमक थी। अंजलि जरा भी नहीं डरी। उसने ठंडे दिमाग से विक्की की आंखों में आंखें डाली और कहा, दबाओ बटन विक्की, दबाओ। विक्की ने गुस्से में बटन दबा दिया, लेकिन धमाका नहीं हुआ। इसके बजाय पूरे हॉल के स्पीकर्स में एक रिकॉर्डिंग बजने लगी। यह विक्की की अपनी आवाज़ थी जब वह बम फिट कर रहा था और अंजलि के बेडरूम में अपनी जीत का जश्न मना रहा था। अंजलि ने धीरे से कहा, विक्की, तुम भूल गए कि मैं एक आर्टिस्ट हूँ। बारीकियों पर मेरी नज़र तुमसे बेहतर है। जब तुम विस्फोटक लगा रहे थे तभी मेरे वफादार गार्ड्स ने उन बमों को डिफ्यूज़ कर दिया था। तुम्हारा वह रिमोट, वह अब सिर्फ एक खिलौना है। तभी हॉल के गुप्त दरवाज़ों से कमांडोज की एक टीम निकली। यह अंजलि का बैकअप प्लान था। रमेश, माया और विक्की को अब ऐसी जगह ले जाया गया जहां से वापसी नामुमकिन नहीं थी। अंजलि ने उसी रात मेहमानों के सामने एक और ऐलान किया, यह शांति विला अब एक अनाथालय और आर्ट स्कूल बनेगा। यहाँ उन बच्चों को रखा जाएगा जिनके पास बोलने की शक्ति नहीं है, ताकि उनकी खामोशी को कोई और कमज़ोरी ना समझ सके। अगली सुबह जब सूरज निकला तो शांति विला के गेट पर दीनानाथ जी की तस्वीर के नीचे लिखा था,
सत्य की गूंज हमेशा खामोशी को चीर कर बाहर आती है। अंजलि ने अपनी पेंटिंग की कूची उठाई और एक नई कैनवस पर उगता हुए सूरज का चित्र बनाना शुरू किया। अब उसके पास शब्द भी थे और ताकत भी। वह अब सिर्फ एक वारिस नहीं, एक मिसाल बन चुकी थी। अंजलि की कोठी शांति विला अब एक आश्रम में बदल चुकी थी, जहाँ सन्नाटा नहीं बल्कि कला की गूंज थी। लेकिन एक दोपहर जब अंजलि बच्चों को पेंटिंग सिखा रही थी, कोठी के भारी दरवाज़ों पर एक जोरदार दस्तक हुई। दरवाज़ा खुला और सामने एक फटे हाल अधमरा सा आदमी खड़ा था। यह कोई और नहीं, विक्की था। वह जेल से पैरोल पर बाहर आया था, लेकिन उसकी हालत देखकर लग रहा था कि जेल की सलाखों से ज़्यादा उसे उसकी रूह के बोझ ने तोड़ दिया है। विक्की अंजलि के पैरों में गिर पड़ा। उसकी आवाज़ कांप रही थी। अंजलि, मुझे माफ़ कर दे। माँ और डैडी जेल में सड़ रहे हैं और मुझे इस बीमारी ने घेर लिया है जिसका कोई इलाज नहीं। मैं मरना नहीं चाहता, बस अपनी गलतियों का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। अंजलि ने ठंडी नज़रों से उसे देखा। उसने अब तक बोलना नहीं छोड़ा था। उसने शांति से कहा, विक्की, माफ़ी शब्दों से नहीं, कर्मों से मिलती है। अगर तुम्हें प्रायश्चित करना है तो सच बताओ, क्या मेरे पिता की मौत में कोई और भी शामिल था? विक्की की आंखें खौफ से फैल गईं। उसने कांपते हाथों से अपनी जेब से एक मुड़ा हुआ पुराना खत निकाला। खत पढ़ते ही अंजलि के हाथ कांपने लगे। वह खत उसके पिता दीनानाथ जी ने अपनी मौत से ठीक 2 दिन पहले लिखा था, लेकिन वह रमेश को नहीं बल्कि शहर के सबसे बड़े ट्रस्टी और अंजलि के रक्षक डॉक्टर समीर को लिखा गया था। खत में लिखा था, समीर, मुझे शक है कि मेरी जान को खतरा है, लेकिन खतरा रमेश से नहीं बल्कि उस शायर से है जो बरसों से हमारे घर परिवार के साथ है। मेरी पेंटिंग्स के पीछे जो कोड छिपा है उसे सिर्फ अंजलि ही समझ सकती है। अंजलि को अचानक याद आया पिताजी की आखिरी पेंटिंग, जिसे उसने अब तक अपनी गैलरी में सबसे ऊपर लगा रखा था। वह एक अधूरा पोर्ट्रेट था जिसमें एक धुंधला सा चेहरा बैकग्राउंड में खड़ा था। अंजलि दौड़ती हुई गैलरी में गई। उसने उस पेंटिंग को ध्यान से देखा। पेंटिंग की एक परत के नीचे कुछ उभर रहा था। अंजलि ने ब्रश और सॉल्वेंट लिया और धीरे धीरे ऊपरी रंग को हटाया। जैसे जैसे रंग हटता गया, हॉल में खड़े डॉक्टर समीर के चेहरे का रंग उड़ता गया। पेंटिंग के नीचे एक चेहरा था, डॉक्टर समीर का। वीडियो और सबूतों के पीछे का असली मास्टरमाइंड समीर था। उसने रमेश और विक्की को उकसाया था ताकि वे जुर्म कर सके, पकड़े जाएं और अंत में अंजलि का भरोसा जीतकर वह खुद सारी संपत्ति का मालिक बन सके। विक्की को जहर भी समीर ने ही दिया था ताकि वह धीरे धीरे मर जाए और कोई गवाह न बचे। अंजलि ने पीछे मुड़कर देखा। डॉक्टर समीर अब मुस्कुरा नहीं रहा था। उसके हाथ में एक छोटी सी गन थी। अंजलि, तुम वाकई बहुत तेज हो। काश तुम सिर्फ एक गूंगी गुड़िया बनी रहती, समीर ने ठंडे लहजे में कहा। लेकिन अंजलि ने एक बटन दबाया। गैलरी की दीवारों से छिपे हुए स्पीकर्स में डॉक्टर समीर की वही बातें लाइव गूंजने लगी। अंजलि ने अपनी पेंटिंग क्लास के बहाने पूरे हॉल को एक लाइव ब्रॉडकास्टिंग स्टूडियो में बदल दिया था। बाहर पुलिस की गाड़ियां पहले से ही खड़ी थी। समीर को गिरफ्तार कर लिया गया। जाते जाते अंजलि ने उसके कान में कहा, डॉक्टर, आपने घाव भरना सीखा था, लेकिन आपने घाव देना चुन लिया।
एक आर्टिस्ट की नज़र से कुछ भी नहीं छिपता, यहाँ तक कि सफ़ेद कोट के पीछे छिपा काला दिल भी नहीं। विक्की को अंजलि ने अस्पताल भिजवाया, लेकिन कोठी के दरवाजे उसके लिए हमेशा के लिए बंद कर दिए। अब अंजलि पूरी तरह आज़ाद थी। उसने अपनी कूची उठाई और उस अधूरी पेंटिंग को पूरा किया। अब उसमें कोई धुंधला साया नहीं था, बल्कि एक बेटी थी जो अपने पिता की विरासत को गर्व से संभाल रही थी। शांति विला अब वाकई शांत था, क्योंकि अब वहाँ कोई राज बाकी नहीं था। शांति विला अब सच में एक पवित्र स्थान बन चुका था, लेकिन अंजलि के जीवन का सबसे बड़ा इम्तिहान अभी बाकी था। समीर के जेल जाने के 1 साल बाद जब अंजलि अपनी आर्ट गैलरी में बैठी थी, तभी एक विदेशी कुरियर से उसे एक पार्सल मिला। उस पार्सल के अंदर एक पुरानी डायरी थी, उसकी माँ की डायरी, जिन्हें अंजलि ने बचपन में ही खो दिया था। अंजलि ने जैसे ही डायरी खोली, उसमें से एक चाबी गिरी। डायरी के आखिरी पन्ने पर उसकी माँ ने लिखा था, अंजलि, अगर तुम यह पढ़ रही हो तो इसका मतलब है कि तुम सच का सामना करने के लिए तैयार हो। शांति विला की बुनियाद में एक ऐसा सच दफन है जिसके लिए तुम्हारे पिता ने अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी। बेसमेंट के उस कमरे में जाओ जहां कोई नहीं जाता। अंजलि उस चाबी को लेकर कोठी के सबसे पुराने और अंधेरे हिस्से यानी बेसमेंट की ओर बढ़ी। वहाँ एक भारी लोहे का दरवाज़ा था जो सालों से बंद था। जैसे ही अंजलि ने दरवाज़ा खोला, अंदर का नज़ारा देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। वह कोई साधारण तहखाना नहीं था, बल्कि एक हाई टेक फॉरेंसिक लैब जैसा था। वहाँ दीवारों पर शहर के कई रसूखदार लोगों की तस्वीरें लगी थी, जिन पर लाल निशान थे। वहाँ एक रिकॉर्डर रखा था। अंजलि ने उसे प्ले किया। उसमें उसके पिता दीनानाथ जी की आवाज़ थी। अंजलि, मैं सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं था, मैं एक सीक्रेट इन्वेस्टिगेटर था जो शहर के आर्गन ट्रैफिकिंग के काले धंधे का पर्दाफाश कर रहा था। डॉक्टर समीर तो सिर्फ एक छोटा सा प्यादा था, असली सरंगना तो वह है जो शहर का सबसे बड़ा दानवीर कहलाता है, मेयर खन्ना। अंजलि समझ गई कि उसके पिता की मौत कोई दुर्घटना या साधारण दुश्मनी नहीं थी, बल्कि एक सोची समझी हत्या थी, क्योंकि उन्होंने मेयर खन्ना के काले साम्राज्य की जड़ें खोद दी थी। तभी बेसमेंट की लाइट जली। पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ मेयर खन्ना अपने गार्ड्स के साथ खड़ा था। उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी। अंजलि, तुम्हारे बाप ने बहुत कोशिश की, लेकिन वह हार गया। अब तुम भी वही गलती कर रही हो। खन्ना ने अपनी रिवॉल्वर अंजलि पर तान दी। यह डायरी और यह लैब आज राख हो जाएंगे, और साथ में तुम भी। अंजलि बिल्कुल नहीं डरी। उसने अपनी कलाई पर बंधी घड़ी का एक बटन दबाया। खन्ना साहब, अंजलि की आवाज़ बेसमेंट की दीवारों से टकरा कर गूंजी। आप भूल गए कि मैं एक आर्टिस्ट हूँ और मुझे पर पर्सपेक्टिव की अच्छी समझ है। जैसे ही मैंने बेसमेंट का दरवाज़ा खोला, यह पूरी लैब लाइव सैटेलाइट के जरिए नेशनल न्यूज़ चैनल पर ब्रॉडकास्ट होने लगी। इस वक्त पूरा देश आपको और आपकी इस लैब को देख रहा है। हॉल के बाहर पुलिस के सायरन और हेलीकॉप्टर की आवाज़ें गूंजने लगी। मेयर खन्ना के हाथ से रिवॉल्वर गिर गई। वह समझ गया कि इस गूंगी दिखने वाली लड़की ने उसे वहां मात दी है जहां वह खुद को खुदा समझता था। मेयर खन्ना और उसके गिरोह का पर्दाफाश हुआ। पूरे शहर में हड़कंप मच गया। अंजलि ने न केवल अपने पिता के हत्यारों को सजा दिलाई, बल्कि उस बड़े खतरे को भी ख़त्म किया जो न जाने कितने बेगुनाहों की जान ले रहा था।
कुछ दिनों बाद अंजलि ने शांति विला की छत पर खड़े होकर आसमान की तरफ देखा। उसे महसूस हुआ जैसे उसके माता पिता ऊपर से उसे देखकर मुस्कुरा रहे हैं। अंजलि ने अब अपनी कूची नहीं उठाई, बल्कि उसने एक कलम उठाई और डायरी के अगले खाली पन्ने पर लिखा, न्याय कभी खामोश नहीं रहता, वह बस सही वक्त का इंतजार करता है। शांति विला अब सच में अपनी विरासत और इंसाफ की गवाही दे चुका था। अंजलि की कहानी अब ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन उसकी बहादुरी की दास्तान सदियों तक सुनाई जाने वाली थी। अंजलि को लगा था कि मेयर खन्ना की गिरफ्तारी के बाद सब कुछ शांत हो गया है, लेकिन इंसाफ की राह इतनी सीधी नहीं होती। मेयर की गिरफ्तारी के ठीक एक हफ्ते बाद अंजलि को कोर्ट से सम्मन मिला। खन्ना के महंगे वकीलों ने सबूतों को मैनिपुलेटेड करार दे दिया और अंजलि की गवाही पर सवाल उठा दिए, क्योंकि वह सालों तक गूंगी रही थी। लेकिन असली धमाका तब हुआ जब अंजलि को पता चला कि उसके पिता ने जो लैब बनाई थी उसमें एक लास्ट लॉक था। अंजलि दोबारा उस बेसमेंट में गई। उसे महसूस हुआ कि दीवार पर लगी उसके माता पिता की उस बड़ी सी तस्वीर में कुछ अलग है। जब उसने तस्वीर को थोड़ा सरकाया तो पीछे एक छोटा सा कीपैड मिला। उसने अपनी माँ की डायरी में लिखी उस तारीख को कोड की तरह इस्तेमाल किया, 12/5/1998। एक छोटा सा गुप्त दरवाज़ा खुला जिसमें एक पुरानी कैसेट और एक डिजिटल डिवाइस थी। उस डिवाइस पर एक नाम लिखा था, प्रोजेक्ट शैडो द फाइनल विटनेस। अगले दिन कोर्ट खचाखच भरा था। मेयर खन्ना अपनी ऊंची पहुंच के दम पर मुस्कुरा रहा था। उसके वकील ने कहा, जज साहब, यह लड़की मानसिक रूप से अस्थिर है। इसने खुद ही वह लैब बनाई और हमारे मुवक्किल को फंसाया। तभी अंजलि अपने वकील के साथ अंदर आई। उसने जज के सामने वह डिजिटल डिवाइस पेश की। उस डिवाइस को जब प्ले किया गया तो पूरे कोर्ट रूम में सन्नाटा पसर गया। वह कोई वीडियो नहीं था, बल्कि मेयर खन्ना के अपने बायोमेट्रिक और बैंक ट्रांजैक्शन की लाइव कोडिंग थी, जो दीनानाथ जी ने एक सॉफ्टवेयर के जरिए खन्ना के फ़ोन से लिंक कर दी थी। जैसे ही खन्ना झूठ बोलता, सॉफ्टवेयर उसके झूठ के पीछे के सबूत गई कॉल रिकॉर्डिंग स्क्रीन पर फ्लैश करने लगता। लेकिन सबसे बड़ा सबूत अभी बाकी था। अंजलि ने अपनी आवाज़ में कहा, जज साहब, मेरे पिता जानते थे कि एक दिन यह मामला कोर्ट आएगा, इसलिए उन्होंने एक ऐसे गवाह को तैयार किया था जिसे कोई खरीद नहीं सकता। अंजलि ने कोर्ट के पर्दे हटवाए। बाहर एक एम्बुलेंस खड़ी थी, जिसमें से एक व्हील चेयर पर एक बुजुर्ग व्यक्ति को लाया गया था। उसे देखते ही मेयर खन्ना के चेहरे की हवाइयाँ उड़ गईं। वह शख्स और कोई नहीं बल्कि खन्ना का अपना छोटा भाई था, जिसे दुनिया मृत मान चुकी थी। खन्ना ने अपने भाई को वर्षों पहले सिर्फ इसलिए मारना चाहा था क्योंकि वह इस धंधे के खिलाफ था, लेकिन दीनानाथ जी ने उसे बचाकर गुप्त रूप से उसका इलाज करवाया और उसे सुरक्षित रखा था। उस गवाह ने कांपती आवाज़ में खन्ना के हर एक जुर्म की गवाही दी। खन्ना का पूरा साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह ढह गया। कोर्ट ने मेयर खन्ना को उम्र कैद की सज़ा सुनाई। अंजलि कोर्ट से बाहर निकली तो मीडिया ने उसे घेर लिया। एक पत्रकार ने पूछा, अंजलि जी, आपने इतनी बड़ी लड़ाई अकेले कैसे लड़ी? अंजलि ने मुस्कुराते हुए अपनी माँ की वह डायरी हाथ में ली और कहा, इंसाफ की लड़ाई कभी अकेली नहीं होती। सच्चाई के पीछे उन लोगों का आशीर्वाद होता है जो जा चुके हैं, और उन लोगों की उम्मीद होती है जो अभी आने वाले हैं।
अंजलि ने शांति विला को अब एक लीगल एंड सेंटर बना दिया ताकि किसी और अंजलि या किसी और बेगुनाह को न्याय के लिए बरसों तक गूंगा बनकर न रहना पड़े। उस कोठी की दीवारों पर अब खौफ के साए नहीं थे, बल्कि उन हजारों लोगों की दुआएं थी जिन्हें अंजलि ने नई जिंदगी दी थी। अंजलि की कूची ने अब एक नया चित्र बनाया, एक ऐसी दुनिया का जहां न्याय की गूंज सबसे ऊंची थी। अंजलि अब शहर की सबसे प्रभावशाली महिलाओं में से एक बन चुकी थी, लेकिन शांति विला की कहानी में एक आखिरी पन्ना अभी भी अधूरा था, जहां मेयर खन्ना और समीर जैसे बड़े दुश्मन हार चुके थे, वहीं एक आदर्श दुश्मन अब भी अंजलि की परछाई में छिपा था। एक रात जब अंजलि अपने पिता के पुराने दस्तावेजों को लीगल एंड सेंटर के लिए व्यवस्थित कर रही थी, उसे अपने पिता की वसीयत के पीछे एक आदर्श स्याही से लिखा एक छोटा सा नोट मिला। उसे रोशनी के सामने रखने पर उभरा, अंजलि संपत्ति और न्याय की इस जंग में कभी अपनी मूल पहचान मत भूलना। तुम्हारी रगों में दौड़ने वाला खून सिर्फ मेरा नहीं है। अंजलि दंग रह गई। इसका क्या मतलब था? तभी कोठी के मुख्य द्वार पर एक महंगी काली गाड़ी रुकी। उसमें से एक बुजुर्ग महिला उतरी, जिनका रुतबा और गंभीरता अंजलि के पिता दीनानाथ जी जैसी ही थी। वह महिला अंजलि के सामने आकर खड़ी हो गई। उनकी आंखों में आंसू और गर्व दोनों थे। उन्होंने कहा, मैं राजमाता देवयानी हूँ। अंजलि, तुम सिर्फ दीनानाथ की बेटी नहीं हो, तुम गढ़मुक्तेश्वर राजघराने के असली वारिस हो। अंजलि को पता चला कि उसके पिता ने अपनी पहचान इसलिए छिपाई थी क्योंकि राजघराने के भीतर ही संपत्ति और सत्ता के लिए कत्लेआम मचा था। दीनानाथ जी अपनी बेटी को उस खूनी रंजिश से दूर रखना चाहते थे। राजमाता अंजलि को अपने साथ लेने आई थी, लेकिन तभी अंजलि के फ़ोन पर एक मैसेज आया। यह विक्की का था, जिसे अंजलि ने अस्पताल भिजवाया था। मैसेज में लिखा था, अंजलि भागो, राजमाता तुम्हें बचाने नहीं बल्कि तुम्हें ख़त्म करने आई हैं। वही असली मास्टरमाइंड हैं जिन्होंने मेयर खन्ना को तुम्हारे पिता के पीछे लगाया था ताकि राजघराने की संपत्ति का इकलौता कांटा साफ हो सके। अंजलि का दिमाग चकरा गया। उसने राजमाता की ओर देखा जो बहुत ही सौम्य दिख रही थी। क्या यह भी एक मुखौटा था? अंजलि ने घबराहट नहीं दिखाई। उसने मुस्कुराते हुए राजमाता को चाय के लिए आमंत्रित किया। जैसे ही राजमाता ने प्याला उठाया, अंजलि ने शांत स्वर में कहा, दादी सा, मेरे पिता ने अपनी लैब में एक ब्लड लिंक अलार्म बनाया था। अगर मेरे परिवार का कोई सदस्य मुझे मारने के इरादे से इस घर में घुसता है तो पूरी कोठी के दरवाजे अपने आप लॉक हो जाते हैं। अचानक कोठी के सभी ऑटोमेटिक गेट्स बंद होने लगे। राजमाता के चेहरे से सौम्यता गायब हो गई और वहां एक क्रूर शासन का चेहरा उभर आया। उन्होंने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, दीनानाथ की बेटी हो, चालाक तो होगी ही, लेकिन तुम यहाँ कैद होकर क्या कर लोगी? अंजलि ने फ़ोन घुमाया और सीधे लाइव न्यूज़ पर आ गई। उसने कहा, मैं कैद नहीं हूँ दादी सा, आपने खुद को कैद कर लिया है। आपके यहाँ आने से पहले ही मैंने आपकी और मेयर खन्ना की पुरानी बातचीत की रिकॉर्डिंग पुलिस को भेज दी थी। पुलिस और प्रशासन ने शांति विला को घेर लिया। राजमाता दिव्यानी, जिन्हें शहर आदर्श मानता था, उनका असली चेहरा सबके सामने आ गया। अंजलि ने अपनी बुद्धिमानी से उस आखिरी दुश्मन को भी धूल चटा दी जो उसके अपने खून से जुड़ा था। कुछ महीनों बाद अंजलि ने राजघराने की अपनी पूरी संपत्ति को भी ट्रस्ट के नाम कर दिया।
उसने साबित कर दिया कि असली राजकुमारी वह नहीं होती जो सिंहासन पर बैठती है, बल्कि वह होती है जो इंसाफ के लिए अपनों से भी लड़ जाती है। शांति विला अब सिर्फ एक मकान नहीं था, वह न्याय का मंदिर बन गया था। अंजलि ने अपनी कूची से कोठी के मुख्य द्वार पर एक नई तस्वीर बनाई, एक ऐसी लड़की की जिसकी आंखों पर पट्टी नहीं थी, बल्कि उसकी आंखों में सच का उजाला था। राजमाता दिव्यानी की गिरफ्तारी के बाद लगा कि अब अंजलि की जिंदगी में शांति का नया सूरज उगेगा, लेकिन किस्मत के कैनवस पर अभी एक खौफनाक रंग चढ़ना बाकी था। शांति विला के उस ट्रस्ट में जहां अंजलि बेसहारा बच्चों और न्याय के वंचितों की मदद करती थी, एक नया वॉलंटियर आया। उसका नाम था आर्यन। वह दिखने में बहुत ही साधारण और मददगार था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा ठहराव था जो अंजलि को अक्सर बेचैन कर देता था। एक रात अंजलि अपने पिता की लैब में कुछ पुरानी फाइलों को डिजिटल कर रही थी। तभी अचानक पूरी कोठी की बिजली गुल हो गई। इमरजेंसी लाइट्स भी नहीं जली। अंजलि ने अपनी टॉर्च जलाई तो उसने देखा कि लैब के कांच के दरवाजे पर खून से एक संदेश लिखा था, इंसाफ अभी अधूरा है अंजलि, असली गुनहगार तो अभी सलाखों के बाहर है। अंजलि का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने सोचा, मेयर खन्ना, शमीर और राजमाता सब तो जेल में हैं, फिर यह कौन है? तभी अंधेरे से निकलकर आर्यन सामने आया। उसके हाथ में कोई हथियार नहीं था, बस एक पुरानी तस्वीर थी। उसने वह तस्वीर अंजलि की ओर बढ़ाई। वह तस्वीर अंजलि के पिता दीनानाथ जी की थी, जिसमें उनके साथ एक और छोटा लड़का था। आर्यन ने भारी आवाज़ में कहा, अंजलि, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पिता ने अपनी लैब सिर्फ मेयर खन्ना को पकड़ने के लिए बनाई थी? नहीं, उन्होंने यह लैब अपने खुद के पाप को छिपाने के लिए बनाई थी। अंजलि चिल्लाई, यह झूठ है, मेरे पिता एक नेक इंसान थे। आर्यन मुस्कुराया, पर उस मुस्कान में दर्द था। वह नेक थे, लेकिन एक गलती उनसे भी हुई थी। सालों पहले राजघराने की उस रंजिश में मेरे माता पिता की मौत के पीछे अनजाने में तुम्हारे पिता का एक गलत फैसला था। मैं बदला लेने नहीं आया हूँ अंजलि, मैं तुम्हें वह सच दिखाने आया हूँ जिसे तुम्हारे पिता ने वसीयत के भी नीचे दफन कर दिया था। आर्यन ने अंजलि को लैब के एक ऐसे हिस्से में ले गया जिसके बारे में अंजलि को भी नहीं पता था। वहाँ एक दीवार के पीछे एक और छोटा कमरा था। वहाँ एक वॉइस रिकॉर्डिंग थी जिसे दीनानाथ जी ने अपनी मौत के कुछ दिन पहले रिकॉर्ड किया था। रिकॉर्डिंग में दीनानाथ जी की कांपती आवाज़ गूंजी, अंजलि, अगर तुम यह सुन रही हो तो मुझे माफ़ कर देना। आर्यन के माता पिता निर्दोष थे, लेकिन राजमाता के दबाव में मैंने एक ऐसी फाइल पर साइन किए थे जिससे उन्हें सज़ा हो गई। मैं अपनी पूरी ज़िंदगी उस एक गलती का प्रायश्चित करता रहा और इसलिए मैंने तुम्हें उन लोगों से दूर रखा। अंजलि की दुनिया उजड़ गई। जिस पिता को वह न्याय का देवता मानती थी, उनके अतीत में भी एक दाग था। आर्यन ने एक फाइल अंजलि के हाथ में दी। वह फाइल अंजलि के पिता के खिलाफ पुख्ता सबूत थी जो उनकी साख को मिट्टी में मिला सकती थी। आर्यन ने कहा, अंजलि, तुम न्याय की देवी बनी फिरती हो। क्या तुम अपने पिता के इस काले सच को दुनिया के सामने लाओगी या इसे जलाकर अपनी और अपने पिता की इज्जत बचा लोगी? पूरे हॉल में सन्नाटा था। एक तरफ अंजलि का अपने पिता के प्रति प्यार था और दूसरी तरफ उसका वह उसूल जिसके लिए उसने पूरी दुनिया से लड़ाई लड़ी थी।
अंजलि ने गहरी सांस ली और अपनी आंखों से आंसू पोंछे। उसने वह फाइल ली और सीधे प्रेस कॉन्फ्रेंस रूम की ओर बढ़ गई। अगली सुबह अखबारों की सबसे बड़ी सुर्खी थी, मशहूर न्यायविद अंजलि ने अपने ही स्वर्गीय पिता के खिलाफ पेश किए गए सबूत कहाँ न्याय पिता या पुत्र नहीं देखता, वह सिर्फ सच देखता है। अंजलि ने अपने पिता की साख पर लगे दाग को उजागर करके यह साबित कर दिया कि वह इंसाफ की असली वारिस है। उसने आर्यन के माता पिता का नाम साफ करवाया और अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा आर्यन के परिवार को मुआवजे के रूप में दे दिया। आर्यन जाने लगा तो उसने अंजलि के सामने सिर झुकाया और कहा, आज तुम्हारे पिता सच में हार गए अंजलि, लेकिन तुम जीत गई। तुम वाकई उस न्याय के मंदिर की हकदार हो। अंजलि ने शांति विला की दीवार पर अपने पिता की तस्वीर के नीचे एक छोटा सा नोट लिखा, इंसान से गलती हो सकती है, लेकिन प्रायश्चित और सच ही उसे महान बनाते हैं। शांति विला अब किसी राज या खौफ का प्रतीक नहीं था, वह एक ऐसी जगह थी जहां सच चाहे वह कितना भी कड़वा क्यों ना हो, हमेशा जीतता था। अंजलि ने अपनी कूंची उठाई और एक सफ़ेद कैनवस पर सिर्फ एक शब्द लिखा, मुक्ति। तो दोस्तों, मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही नई नई कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना, ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप तक पहले ही पहुँचती रहें।